हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारेषण एवं वितरण। क्या पढ़ेंगे? पारेषण एवं वितरण। ठीक। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग परिचय पढ़ेंगे, विद्युत सप्लाई यंत्र तंत्र पढ़ेंगे, एसी डीसी पारेषण में अंतर पढ़ेंगे, पारेषण सेक पढ़ेंगे, विद्युत रोधक के प्रकार पढ़ेंगे, पारेषण पोल परिचार्ज पढ़ेंगे, परिचर्चा पढ़ेंगे। ठीक। देखिए, आज पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, पढ़ते हैं परिचय। ठीक। ट्रांसमिशन प्रक्रिया जनरेटिंग स्टेशन या पावर हाउस में पावर उत्पादन के बाद पावर को उपयोग में लिया जाने की प्रक्रिया में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। जिस माध्यम से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग आधुनिक युग में यह अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, जिसका शक्ति संयंत्र पर उत्पादन करके विभिन्न प्रणालियों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विद्युत ऊर्जा को शक्ति संयंत्रों पर उत्पादित करके सब स्टेशन तक पहुंचाने को संचरण करते हैं। विद्युत ऊर्जा को सब स्टेशन पर उपभोक्ता तक पहुंचाने को वितरण कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को सब स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने को वितरण कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का संचरण मुख्यतः सिरोपरी तथा भूमिगत लाइनों के द्वारा होता है। विद्युत सप्लाई विद्युत शक्ति को शक्ति संयंत्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को विद्युत सप्लाई यंत्र कहते हैं। ये सप्लाई यंत्र तीन प्रकार के होते हैं: शक्ति संयंत्र, संचरण लाइन, वितरण लाइन होता है। जनन केंद्र होता है, जनरेशन स्टेशन। जनन केंद्र में विद्युत शक्ति को त्रिकलीय प्रत्यावर्तकों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो कि परस्पर समांतर में कार्य करते हैं। सामान्यतः भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 11 केवीए तक होता है। सामान्यतः भारत में ऊर्जा का उत्पादन 11 केवीए तक होता है। उदाहरण के लिए ताप जनन केंद्र, परमाणु जनन केंद्र आदि से होता है। देखिए, शक्ति संयंत्र का प्रवाह। तो शक्ति संयंत्र का प्रवाह जनन केंद्र होता है। प्राथमिक संचरण। देखिए, प्राथमिक जनन केंद्र यहाँ से हो रहा है। यहाँ से 11/132 11 किलो वोल्ट या 132 11 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट वोल्टेज इन स्टेप अप टू 132 किलो वोल्ट 132 किलो वोल्ट या 32 किलो वोल्ट या स्टेप डाउन होता है। प्राथमिक संचार होता है 132/33 केवी होता है। ग्राही स्टेशन होता है। फिर यहाँ पर द्वितीयक संचरण में जाता है, फिर सब स्टेशन में जाता है। सब स्टेशन औद्योगिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। फिर वितरण, फिर द्वितीय वितरण, फिर उपभोक्ता तक आता है। संचरण होता है। ट्रांसमिशन होता है जनन स्टेशन से उत्पादित विद्युत शक्ति को ग्रिड सब स्टेशन GSS तक पहुंचाने हेतु जिस प्रणाली संचरित किया जाता है उसे संचरण प्रणाली कहते हैं। संचरण प्रणाली 3 फेज 3 तार प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में न्यूट्रल तार की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में वर्तमान में कम से कम 33 किलो वोल्ट को प्राथमिकता दी जाती है। पारेषण अधिकतम 765 तक संभव है। पारेषण अधिकतम 765 तक किलो वोल्ट तक संभव है। पारेषण अधिकतम 765 वोल्ट तक मतलब कि संभव है। देखिए, निमिष सिरोपरि ओवरहेड होता है, नाम मात्र होता है, नॉमिनल होता है, परावर्तक रिफ्लेक्शन होता है, पुनयायी रिजेरेटिव होता है, झुकाव डिविएशन होता है। देखिए, पारेषण क्या है? पारेषण लाइन का निर्माण, पारेषण लाइन का निर्धारण धारा ले जाने की क्षमता के अनुसार किया जाता है। पारेषण लाइन को फीडर के नाम से भी जाना जाता है। पारेषण लाइन को फीडर के नाम से भी जाना जाता है। संचरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संचरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है: प्राथमिक संचरण, द्वितीयक संचरण होता है। प्राथमिक संचरण प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का संचरण उच्च वोल्टता 33 केवी, 66 केवी
132 kV, 220 kV, 400 kV तक दिया जाता है। जब स्टेशन में वोल्टता का उत्पादन करके ग्राही स्टेशन तक वोल्टता का स्थानांतरण प्राथमिक संचार कहलाता है। लेकिन जब जनन स्टेशन में वोल्टता का उत्पादन करके ग्राही स्टेशन तक वोल्टता का स्थानांतरण प्राथमिक संचरण कहलाता है। इसमें वोल्टता का उच्चायन किया जाता है। द्वितीयक संरचना होता है। ग्राही स्टेशन से उपकेंद्र तक विद्युत शक्ति को जिस प्रणाली के द्वारा भेजा जाता है उसे द्वितीयक संचरण प्रणाली कहते हैं। ग्राही स्टेशन से उपकेंद्र तक विद्युत शक्ति को जिस प्रणाली के द्वारा भेजा जाता है उसे द्वितीयक संचरण प्रणाली कहते हैं। इसमें प्रारंभिक वोल्टता को अपचयन किया जाता है। इसमें प्रारंभिक वोल्टता को अपचयन स्टेप डाउन किया जाता है। वितरण ग्रिड सब स्टेशन से प्राप्त विद्युत शक्ति को अपचयी करके जिस प्रणाली द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है उसे प्रणाली को वितरण प्रणाली कहते हैं। वितरण लाइन की हमेशा वोल्टता ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। वितरण लाइन की हमेशा वोल्टता ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। वितरण प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्राथमिक वितरण प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द्वितीय संचरण प्रणाली से वोल्टता का अपचयन करके वितरण स्टेशन तक जिस प्रणाली द्वारा विद्युत का स्थानांतरण किया जाता है उसे प्राथमिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली से औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई दी जाती है। द्वितीयक वितरण प्रणाली प्राथमिक वितरण स्टेशन से वोल्टता को अपचयन करके जिस प्रणाली द्वारा उपभोक्ता तक विद्युत पहुंचाई जाती है इस द्वितीयक वितरण प्रणाली कहते हैं। यह 3 फेज 4 तार प्रणाली होती है। प्राथमिक वितरण स्टेशन से वोल्टता को अपचयन करके जिस प्रणाली द्वारा उपभोक्ता तक विद्युत पहुंचाई जाती है इसे द्वितीय वितरण प्रणाली कहते हैं। ये 3 फेज 4 तार होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा संचरण में प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में वोल्टेज का मान परिवर्तित होता है। जबकि दिष्ट धारा में वोल्टेज का मान नियत रहता है। AC में वोल्टेज का मान परिवर्तित रहता है जबकि DC में वोल्टेज का मान नियत रहता है। इस संचरण की दक्षता लगभग 100% होती है। देखिए दिष्ट धारा संचरण के लाभ। दिष्ट धारा संचरण के लाभ होते हैं। दिष्ट धारा संचरण प्रेरकत्व, धारिता, कला, विस्थापन तथा सर्ज आदि समस्थान नहीं होते हैं। इसमें त्रिकली प्रत्यावर्ती धारा संचरण की तुलना में केवल 2 चालकों की आवश्यकता होती है। दिष्ट धारा संचरण का वोल्टता नियमन अच्छा होता है। दिष्ट धारा संचरण का वोल्टता नियमन अच्छा होता है। दिष्ट धारा तंत्र में स्कीन प्रभाव नगण्य होता है। दिष्ट धारा तंत्र में स्कीन प्रभाव नगण्य होता है अतः लाइन चालक के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का उपयोग में लाया जा सकता है। दिष्ट धारा तंत्र अधिक विश्वसनीय होता है। दिष्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव न्यूनतम होता है। दिष्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव न्यूनतम होता है। दिष्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव न्यूनतम होता है। दिष्ट धारा लाइन की स्थायित्व की सीमा लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। दिष्ट धारा लाइन की स्थायित्व की सीमा लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है अर्थात दिष्ट धारा संचरण में कोई भी स्थायित्व समस्या नहीं होती है। एक उच्च वोल्टता दिष्ट धारा संचरण परावैद्युत हानियों से रहित होता है। एक उच्च वोल्टता दिष्ट धारा संचरण परावैद्युत हानियों से रहित होता है। दिष्ट धारा संचरण की हानियाँ। दिष्ट धारा संचरण की हानियाँ। संचार समस्या के कारण उच्च दिष्ट धारा वोल्टता पर विद्युत शक्ति का उत्पादन नहीं किया जा सकता।
संचार समस्या के कारण उच्च दृष्ट धारा वोल्टता विद्युत शक्ति उत्पादन नहीं किया जा सकता। उच्च वोल्टता पर शक्ति के कारण उच्च वोल्टता पर शक्ति के संचरण के लिए दृष्ट धारा वोल्टता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दृष्ट धारा स्विच एवं परिपथ ब्रेकर की स्वयं कुछ सीमाएं होती हैं। दृष्ट धारा स्विच एवं परिपथ ब्रेकर की स्वयं की कुछ सीमाएं होती हैं। प्रत्यावर्ती धारा संचरण के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा संचरण के लाभ होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टता पर उत्पादित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टता पर उत्पादित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा सब स्टेशन का रखरखाव आसान व सस्ता होता है। प्रत्यावर्ती धारा सब स्टेशन का रखरखाव आसान व सस्ता होता है। प्रत्यावर्ती धारा में विभव को ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में विभव यानी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है और इसकी दक्षता अच्छी होती है उच्च विभव पर शक्ति संचरण तथा सुरक्षित उच्च विभव पर शक्ति संचरण तथा सुरक्षित विभव पर विद्युत शक्ति के वितरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। शक्ति उच्च विभव पर शक्ति संचरण तथा सुरक्षित विभव पर विद्युत शक्ति के वितरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण की हानियाँ। प्रत्यावर्ती धारा संचरण की हानियाँ। प्रत्यावर्ती धारा के विभव में दृष्ट धारा लाइन की अपेक्षा अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती धारा के विभव संचरण में दृष्ट धारा लाइन की अपेक्षा अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। इसमें स्किन प्रभाव के कारण लाइन प्रतिरोध बढ़ता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा में यानी एसी धारा प्रभाव में स्किन प्रभाव के कारण लाइन प्रतिरोध बढ़ता है। स्किन प्रभाव के कारण एसी में लाइन प्रतिरोध बढ़ता है जो कि पुनः स्किन प्रभाव को बढ़ाता है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में प्रेरक व धारिता प्रभाव के कारण विभव नियमित रहता है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में प्रेरक व धारिता प्रभाव के कारण विभव नियमन बढ़ता है। इसमें दृष्ट धारा संचरण की तुलना में अधिक विद्युत रोधक की आवश्यकता होती है। इसमें दृष्ट धारा संचरण की तुलना में अधिक विद्युत रोधक की आवश्यकता होती है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा संचरण में आवेश धारा के कारण प्रत्यावर्ती धारा संचरण में आवेश धारा के कारण भार की अनुपस्थिति में शक्ति हानियाँ होती है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण में आवेश धारा के कारण भार की अनुपस्थिति में भी शक्ति हानियाँ होती है। प्रत्यावर्ती धारा संचरण लाइन द्वारा निर्माण दृष्ट धारा की तुलना में अधिक जटिल होता है। डीसी ट्रांसमिशन, एसी ट्रांसमिशन। ठीक, डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। एसी ट्रांसमिशन में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। डीसी में दो चालक की आवश्यकता है। डीसी ट्रांसमिशन में दो चालक की आवश्यकता होती है और एसी ट्रांसमिशन में 3-4 चालक की आवश्यकता है। एसी ट्रांसमिशन में 3-4 चालक की आवश्यकता होती है। डीसी में 2 चालक की आवश्यकता होती है। डीसी वोल्टता कम होती है। डीसी ट्रांसमिशन की वोल्टता कम होती है। एसी ट्रांसमिशन की वोल्टता अधिक होती है। कोरोना प्रभाव कम होता है। डीसी ट्रांसमिशन में
कोरोना प्रभाव कम होता है और एसी ट्रांसमिशन में कोरोना प्रभाव अधिक होता है। एसी में ट्रांसमिशन में कोरोना प्रभाव अधिक होता है। विद्युत प्रतिरोध कम होती है। विद्युत प्रतिरोध की कम आवश्यकता होती है। डीसी ट्रांसमिशन में विद्युत प्रतिरोध की कम आवश्यकता होती है। एसी ट्रांसमिशन में विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है। विद्युत प्रतिरोध की अधिक आवश्यकता होती है। विद्युत रोधी यानी प्रतिरोध की अधिक आवश्यकता होती है एसी में। और ये देखिए इंटरफेरेंस तथा डाइलेक्ट्रिक ह्रास नहीं होता है। डीसी में इंटरफेरेंस तथा डाइलेक्ट्रिक ह्रास नहीं होता है और एसी में इंटरफेरेंस तथा डाइलेक्ट्रिक ह्रास होता है। एसी में इंटरफेरेंस तथा डाइलेक्ट्रिक ह्रास होता है। तुल्यकालिक तथा स्थायित्व मुश्किल होती है। तुल्यकालिक डीसी में तुल्यकालिक तथा स्थायित्व मुश्किल होता है। डीसी ट्रांसमिशन में तुल्यकालिक तथा स्थायित्व मुश्किल होता है। डीसी में तुल्यकालिक तथा स्थायित्व मुश्किल होता है और एसी ट्रांसमिशन में तुल्यकालिक तथा स्थायित्व मुश्किल नहीं होता है। डीसी सस्ती होती है, एसी महंगी होती है। डीसी सस्ती होती है, एसी महंगी होती है। रख रखाव एवं सुधार मुश्किल होता है। डीसी में रख रखाव एवं सुधार मुश्किल होता है। एसी में रख रखाव एवं सुधार आसान होता है। डीसी में परिणाम मित्र की आवश्यकता नहीं होती। एसी में परिणाम मित्र की आवश्यकता होती है और डीसी ट्रांसमिशन में स्किन प्रभाव नहीं होता है, इसलिए चालकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पुनः उपयोग में आ सकता है। डीसी में त्वचीय यानी स्किन प्रभाव नहीं होता है, इसलिए चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पुनः उपयोग में आ सकता है। और एसी ट्रांसमिशन में त्वचीय यानी स्किन प्रभाव होता है, इसलिए चालक का पूर्णतः क्षेत्रफल उपयोग में नहीं आ सकता है। स्किन प्रभाव होता है, इसलिए चालक का पूर्णतः क्षेत्रफल उपयोग में नहीं आ सकता है। ये देखिए डीसी ट्रांसमिशन, इसमें कोरोना हानि ना के बराबर होती है। डीसी ट्रांसमिशन इसमें कोरोना हानि ना के बराबर होती है, जिससे संचार परिपथ में व्यवधान कम होता है। इसमें कोरोना हानि ना के बराबर होती है। इसमें कोरोना हानि ना के बराबर होती है, जिसमें संचार परिपथ में व्यवधान कम होता है। इसमें कोरोना हानि अधिक होने के कारण संचार परिपथ में व्यवधान अधिक होता है। एसी ट्रांसमिशन में कोरोना हानि अधिक होने के कारण संचार परिपथ में व्यवधान अधिक होता है। देखिए डीसी में फेरांटी प्रभाव तथा प्रोक्सिमिटी प्रभाव नहीं होता है। डीसी में फेरांटी प्रभाव तथा प्रोक्सिमिटी प्रभाव नहीं होता है। डीसी में एसी में फेरांटी प्रभाव तथा प्रोक्सिमिटी प्रभाव अधिक होता है। एसी में फेरांटी प्रभाव तथा प्रोक्सिमिटी प्रभाव अधिक होता है। डीसी इस प्रकार के पारेषण में प्रेरकत्व, धारिता, कला तथा विस्थापन की समस्या नहीं होती है। डीसी इस प्रकार के पारेषण में प्रेरकत्व, धारिता, कला तथा विस्थापन की समस्या नहीं होती है। एसी ट्रांसमिशन में इस प्रकार के पारेषण में प्रेरक, धारिता, कला तथा विस्थापन की समस्या होती है। उच्च वोल्टता, इसमें उच्च वोल्टता होता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें वोल्टता का मान 220 से अधिक होना चाहिए। उच्च वोल्टता संचरण में वोल्टता का मान 220 kV से अधिक होना चाहिए। इसमें उच्च संचरण के निम्न लाभ होते हैं। देखिए स्थिर शक्ति तथा स्थिर शक्ति गुणक की स्थिति में उच्च वोल्टता की संचरण लाइन में धारा का मान निम्न होता है। देखिए विद्युत शक्ति का वितरण। ये देखिए विद्युत शक्ति का वितरण होता है। विद्युत प्रणाली में विद्युत शक्ति को चालक द्वारा विद्युत केंद्र या उपकेंद्र में उपभोक्ता तक पहुंचाने की विद्युत वितरण करते हैं। सामान्यतः फीडर वितरण तथा सर्विस मेंस से मिलकर बना होता है। विद्युत शक्ति वितरण या फीडर वितरण तथा
सर्विस मेन से मिलकर बना होता है। वितरण प्रणाली, ये देखिए फेडरल होता है, उपभोक्ता ए से जा रहा है, उपभोक्ता से बी जा रहा है, ये सर्विस मेन जा रहा है यहाँ से, यहाँ वितरण हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, बीच में जो होता है इसे फीडरल बोलते हैं। क्या? फीडर, FEETER होता है। क्या होता है? फीडर। फीडर यह चालक जो विद्युत शक्ति को उत्पादक संयंत्र या उप संयंत्र से वितरण तक पहुंचाता है। फीडर वह चालक वह चालक जो वह चालक जो विद्युत शक्ति को उत्पादक संयंत्र या उप संयंत्र से वितरण तक पहुंचाता है। सामान्यतः फीडर पर कोई टैपिंग नहीं होती है। सामान्यतः फीडर पर कोई टैपिंग नहीं होती है। सामान्यतः फीडर पर कोई टैपिंग नहीं होती है। इससे संपूर्ण लंबाई में वैद्युत धारा का मान समान बना रहता है। इससे संपूर्ण लंबाई में विद्युत धारा का मान समान बना रहता है। फीडर की अभिकल्पना में उच्च धारा वहन क्षमता का महत्वपूर्ण आधार है। फीडर की अभिकल्पना में उच्च धारा वहन क्षमता का महत्वपूर्ण आधार है। देखिए वितरण, वह चालक जो विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से सर्विस मेन तक पहुंचाता है उसे वितरण कहते हैं। वह चालक जो विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से सर्विस मेन तक पहुंचाता है उसे वितरण कहते हैं। इसमें धारा का मान समान नहीं होता है क्योंकि विभव स्थानों पर टैपिंग होती है। वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन उपभोक्ता द्वारा लिए गए लोड पर निर्भर करता है। वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन उपभोक्ता द्वारा लिए गए लोड पर निर्भर करता है। इसके निर्माण में लंबाई के सापेक्ष विभव फक्त का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके निर्माण में लंबाई के सापेक्ष विभव पतन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। विभव पतन की अधिकतम सीमा उपभोक्ता टर्मिनल पर निश्चित मान 6% होती है। विभव पतन की अधिकतम सीमा उपभोक्ता टर्मिनल पर निश्चित मान की ±6% होती है। ट्रांसमिशन लाइन से प्राप्त विद्युत पावर की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर लाकर भिन्न सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करना डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में शामिल होता है। सर्विस मेन होता है वह चालक जो वितरक में उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ता है। सर्विस मेन होता है वह चालक जो वितरक से उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ती है। हमारे घरों में खंभों से मीटर तक आए केबल सर्विस मेन कहलाती है। हमारे घरों में खंभों से मीटर तक आने वाली केबल सर्विस मेन कहलाती है। वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, देखिए वोल्टता के अनुसार होता है प्राथमिक वितरण प्रणाली, द्वितीयक वितरण प्रणाली होता है। वोल्टता के अनुसार, धारा के अनुसार होता है, धारा की प्रकृति के अनुसार होता है। AC वितरण प्रणाली, DC वितरण प्रणाली। संरचना के अनुसार होता है सिरोपली प्रणाली होता है, भूमिगत प्रणाली होता है। संरचना के अनुसार होता है सिरोपली प्रणाली होता है, भूमिगत प्रणाली होता है। संयोजन के आधार पर त्रि प्रणाली होता है, रिंग मेन प्रणाली होता है, अंततः संयोजन प्रणाली होता है। संयोजन के आधार पर त्रि प्रणाली होता है, रिंग मेन प्रणाली, अंततः संयोजन प्रणाली होता है। सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को संयोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को संयोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। रेडियल सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है, इंडक्टेंस सिस्टम होता है, इंटर कनेक्टर सिस्टम होता है। रेडियल सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है, इंटर कनेक्टेड सिस्टम होता है। ये देखिए
रेडियल सिस्टम, इसमें वितरण को एक ही बिंदु से सप्लाई देते हैं। रेडियल सिस्टम होता है, इसमें वितरक को एक ही बिंदु से सप्लाई देते हैं। इस सिस्टम को फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मेन तथा लाइन जनित के चारों ओर होती है। इस सिस्टम में फीडर होता है। इस सिस्टम में फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मेन तथा लाइन जनित के चारों ओर होती है। ये देखिए फीडर होता है, ये फीडर सब स्टेशन पिन फीडर होता है। ये देखिए दो फीडर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह विधि का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ का वोल्टता पर इस पर में उत्पादन होती है और वोल्टता स्टेशन लोड के मध्य स्थित रहता है। सब स्टेशन विश्वसनीयता प्रणाली लाभ होता है। यह एक आसान वितरण प्रणाली है जिसकी प्रारंभिक कीमत सबसे कम होती है। हानियाँ होती है, वितरण स्टेशन के पास वाले वितरण को सबसे अधिक वोल्टता प्राप्त होती है। वितरण स्टेशन के पास वाले वितरण को सबसे अधिक वोल्टता प्राप्त होती है तथा सबसे दूर वितरण को सबसे कम वोल्टता प्राप्त होती है। लोड परिवर्तन के कारण वितरण के दूरस्थ सिरे पर स्थित उपभोक्ता को विभव परिवर्तन की समस्या बहुत अधिक होती है। इस प्रणाली में उपभोक्ता एकल फीडर तथा एकल वितरण पर निर्भर करता है तथा फीडर या वितरण में कोई दोष आने पर सप्लाई बंद हो जाती है। रिंग सिस्टम, सब स्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोड होता है। ये क्या है? लोड सर्विसमैन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सब स्टेशन। ये देखिए इसमें होता है, इसमें वितरण लूप में होता है अर्थात परिपथ। सब स्टेशन बस बार से शुरू होकर उस क्षेत्र तक लूप बनता है जहाँ तक वितरण करना और पुनः सब स्टेशन तक पहुँच जाती है। इस सिस्टम में सिग्नल सप्लाई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन से दो तरफ से दी जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता दो फीडर से सप्लाई दी जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता को दो फीडर से सप्लाई दी जाती है। ठीक, देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूटर ये है। देखिए फीडर 1, फीडर 2। देखिए यदि यदि फीडर को यदि फीडर के किसी एक भाग से या एक सर्विस लाइन में दोष पैदा हो जाए तब भी उपभोक्ता को सप्लाई मिलती है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ी हानि यह है कि किसी फीडर की दोनों लाइनों में दोष पैदा हो जाए तब सभी डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन बंद करना पड़ता है। लाभ, उपभोक्ता टर्मिनल पर वोल्टेज में कम उतार चढ़ाव आता है। यह वितरण प्रणाली विश्वसनीय है। किसी फीडर में फॉल्ट होने पर सप्लाई शुरुआत रूप से रहती है। किसी फीडर में फॉल्ट होने पर सप्लाई सुचारू रूप से होती है। देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इंटरसेनेरेटेड सिस्टम होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ लोड दे दिया गया, फिर यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ लोड आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा। इस सिस्टम में ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। इसमें फीडर को दो या दो से अधिक उत्पादक संयंत्रों से या स्टेशनों के द्वारा दी जाती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी पावर स्टेशन में यदि सप्लाई बंद हो जाए तो उपभोक्ता को सप्लाई मिलती रहती है। किसी फीडर में दो स्थानों पर दोष होने पर फीडर को सप्लाई बंद हो जाती है। पारेषण प्रणाली, भूमिगत पारेषण प्रणाली, इस प्रणाली के लाभ और हानियाँ। इस प्रणाली में आकाशीय दोष नहीं होता है। प्रत्येक स्थान पर बिना किसी दुर्घटना की संभावना के स्थापित किया जा सकता है। इस प्रणाली में प्रेरकत्व ड्रॉप कम होता है। इस प्रणाली में भूमिगत पारेषण प्रणाली, इस प्रणाली में प्रेरकत्व ड्रॉप कम होने से वोल्टता ड्रॉप भी कम होता है। इस प्रणाली में प्रेरकत्व ड्रॉप कम होने से वोल्टता ड्रॉप भी कम होता है। लाइन दोष की संभावना भी कम रहती है। पारेषण प्रणाली में लाइन दोष की संभावना भी कम होती है। देखिए हानियाँ,
निर्माण लागत अधिक होता है। जो पृथ्वी से वायर जाता है उसमें निर्माण लागत अधिक होता है। निर्माण से कठिनाई होती है, विशेषकर दोष की आवश्यकता में दोष ढूंढना तथा ढूंढकर ठीक करना मुश्किल होता है। सिरोपरी प्रणाली के अलावा सिरोपरी प्रेषण सरल की विकसित की जा सकती है। निर्माण लागत कम होता है। यदि प्रणाली में कोई दोष हो जाए तो शीघ्रता से सुधार या निवारण किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार अधिक तथा कम से बोल्टता प्रचलन संभव होते हैं। घनी आबादी क्षेत्र के सिरोपरी प्रेषण सुगत नहीं है। घनी आबादी क्षेत्र में सिरोपरी प्रेषण सुखद नहीं है। असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त तेज वायु, वर्षा, आंधी, दोष होने की संभावना रहती है। सिरोपरी लाइन के मुख्य घटक: लाइन आधार चालक, लाइन आधार क्रॉस आर्म चालक, विद्युत रोधक, स्टेट रोड, स्टेट वायर, गार्डिंग आदि होता है। देखिए, सिरोपरी लाइन प्रणाली के निम्न घटक होते हैं: लाइन आधार, क्रॉस आर्म होते हैं, चालक होते हैं, विद्युत रोधक होते हैं, स्टेट रोड एवं स्टेट वायर होते हैं और गार्डिंग आदि होते हैं। लाइन आधार ये चालक को भूमि से उपयुक्त तल प्रदान करता है। लाइन आधार ये चालक को भूमि से उपयुक्त तल प्रदान करता है। ये सिरोपरी लाइन में चालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। निम्न गुण होने चाहिए, इसमें निम्न गुण होना चाहिए: भार में हल्के तथा सस्ते होने चाहिए, इसमें वायु शीघ्र होनी चाहिए, इसमें आयु दीर्घ होनी चाहिए, सुदृढ़ तथा सीधे होने चाहिए, रखरखाव की आसान होनी चाहिए। लाइन आधार सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: लकड़ी आधार, लाइन आधार यानी पोल, लाइन आधार, लाइन सपोर्ट यानी खंभा। देखिए, लाइन आधार सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: लकड़ी के आधार पर वुडन पोल होते हैं, कंक्रीट आधार पर आरआरसी पोल होते हैं, स्टील आधार पर स्टील पोल होते हैं, स्टील टावर होते हैं। लकड़ी के आधार पर इन पोलों के मध्य की दूरी 50 मीटर तक होती है। इन पोलों को 11 kV से 22 kV तक ही प्रयोग लिया जा सकता है। लकड़ी पोल की दूरी 50 मीटर तथा इन पोल को 11 kV से 22 kV तक ही प्रयोग में ला सकते हैं। लकड़ी पोल को 11 से 22 kV तक ही प्रयोग में ला सकते हैं। यानी कि स्थायी होता, अस्थायी स्थापना होता। अस्थायी स्थापना हेतु लकड़ी के पोल प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के पोल की आयु 20 से 25 वर्ष होती हैं। अस्थायी पर लकड़ी वाले किया जाए लकड़ी पोल है ये। देखिए, इस प्रकार के पोल हल्के सस्ते होते हैं और ये देखने में सुंदर नहीं होते हैं। दो पानी में सिकुड़ जाते हैं, रासायनिक क्रियाओं से उड़ाई जाती है। पोल की लंबाई भूमि से 6 मीटर से 9 मीटर तक होती है। लकड़ी पोल की लंबाई भूमि से 6 मीटर से 9 मीटर तक होती है। भूमि के अंदर 1 मीटर से 2 मीटर तक रखी जाती है। लकड़ी पोल को 1 मीटर से 2 मीटर तक भूमि के अंदर रखी जाती है। पोल की लंबाई 6 मीटर से 9 मीटर तक होती है। इस प्रकार के पोल को 15 से 25 मीटर होता है। इस प्रकार के पोल की मोटाई 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार की लकड़ी के पोल की मोटाई जो है कि 15 से 25 मीटर तक होता है। लकड़ी के पोल का सेफ्टी फैक्टर 95 होता है। लकड़ी के पोल का सेफ्टी फैक्टर 95 होता है। पोल पर आयरन स्टील का कवर लगाया जाता है ताकि पोल भीगे नहीं। कंक्रीट आरआरसी, यह कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाता है। इन्हें आरआरसी यानी रेनफोर्स्ड आरआरसी मतलब आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होता है। आरसीसी का रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट पोल कहा जाता है। पोल देखने में सुंदर तथा मजबूत होता है। इन पर मौसमी प्रभाव, जंग, वर्षा आदि का प्रभाव भी पड़ता है। इस पर मौसमी प्रभाव, जंग, वर्षा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्माण करने के लिए 4-6 लोहे से सीरिये लगाकर चारों ओर कंक्रीट मसाला भर दिया जाता है। मसाले में सीमेंट, बालू, कंक्रीट होता है। इस पोल की लंबाई 7 से 10 मीटर तक होती है। कंक्रीट पोल की
की लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर तक होती है और 7 से 10 मीटर तक होती है। 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक भूमि के अंदर रहता है। कंक्रीट पुल जो है 1.5 से 2.5 तक भूमि के अंदर रहता है। स्टील पुल विद्युत लीक होने की संभावना रहती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित अर्थ किया जाना आवश्यक होता है। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रेल लाइन टाइप पोल होते हैं, ट्यूबुलर पोल, कंपाउंड पोल होता है। रेल लाइन टाइप पोल होता है अपेक्षाकृत मजबूत तथा ठोस रहता है। रेल लाइन टाइप पोल होता है अपेक्षाकृत मजबूत तथा ठोस होते हैं। इन्हें लगाते समय फलेंस वाला चपटा तार के समांतर में रखा जाता है। ये देखिए रेल लाइन पोल है। ये देखिए यह अधिक भारी तथा महंगे होते हैं। ये 20 से 25 किलोग्राम के होते हैं। 20 से 25 किलोग्राम के होते हैं। ट्यूब पोल, ये पोल खोखले गोल होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, बिना जोड़ के होते हैं। व्यास ऊपर कम तथा नीचे अधिक होता है। भूमि के अंदर कंक्रीट भर दिया जाता है, इससे वह जंग नहीं लगता है। भूमि के ऊपर 30 सेंटीमीटर और इतना ही अंदर की ओर कंक्रीट भरा जाता है। जंग से बचने के लिए जस्ते का लेपित किया जाता है, इसमें इंसुलेशन सुविधा होती है। कंपाउंड पोल ये होता है ए प्रकार, ये होता है एच प्रकार पोल होता है। यह 4 प्रकार पोल होता है। ये 4 प्रकार पोल होता है। ये ए प्रकार पोल होता है, ये एच प्रकार पोल होता है, ये 4 प्रकार पोल होता है। देखिए जहाँ मोटे तथा कई तार लगाने हो वहाँ 2 या 2 से अधिक पुल संयुक्त रूप से लगाया जाता है, क्योंकि एक पुल इतने भार सहन नहीं कर सकता है। ये देखिए स्टील टावर है। स्टील टावर अति उच्च वोल्टेज की लाइन के लिए स्टील के काफी ऊंचाई पर जालीदार टावर अथवा लेटिस टावर बनाए जाते हैं। इसमें अनेकों वायर टुकड़े में होते हैं। देखिए लकड़ी के खंभे की ऊंचाई 11 मीटर होती है। लकड़ी के खंभे की ऊंचाई 11 मीटर। आरआरसी की ऊंचाई, आरआरसी यानी सीमेंट के खंभे की ऊंचाई 9 से 10 मीटर होती है। सीमेंट वाले की 9 से 10 मीटर होती है। स्टील की 11 से 13 सेंटीमीटर होती है। 11 से स्टील की 11 से 13 मीटर होती है। और स्टील बुर्ज की 25 मीटर से अधिक होती है। स्टील बुर्ज की 25 मीटर से अधिक होती है। स्पान 40 से 60 होता है। लकड़ी के आधार का स्पैन जो है कि 40 से 60 होता है। और आरआरसी प्रकार का 80 से 200 मीटर होता है। स्पान जो है कि 80 से 200 मीटर होता है, आरआरसी का होता है। स्टील खंभे का 50 से 80 होता है। स्टील खंभे का स्पान जो है कि 50 से 80 होता है। स्टील बुर्ज का 300 मीटर से अधिक होता है। स्टील बुर्ज का 300 मीटर से अधिक होता है। वोल्टेज तक होता है 33 से कम 11 केवी 25 केवी होता है। वोल्टेज तक होता है। लकड़ी प्रकार के 33 किलो से कम 11 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट तक होता है लकड़ी में। और आरआरसी में 33 किलो वोल्ट तक होता है। आरएलसी में 33 आरसीसी में 33 किलो वोल्ट तक होता है। स्टील खंभे में 11 से 33 किलो वोल्ट तक होता है। स्टील खंभे में 11 से 33 किलो वोल्ट होता है। स्टील बुर्ज में उच्च वोल्टेज होता है। स्टील बुर्ज में उच्च वोल्टेज होता है 33 किलोमीटर से ऊपर। आयु 25 वर्ष होती है। लकड़ी की आयु 20 से 25 वर्ष होती है। लकड़ी के खंभे की आयु 20 से 25 वर्ष होती है। आरआरसी की अधिकतम होती है। आरआरसी के खंभे की आयु अधिकतम होता है। स्टील के खंभे की आयु 40 वर्ष होती है। स्टील के खंभे की आयु 40 वर्ष होती है। और स्टील बुर्ज की उच्चतम होती है, आयु उच्चतम होती है, बहुत अधिक होती है। पदार्थ देखिए लकड़ी साल तथा चीड़ की लकड़ी का बनाया जाता है। लकड़ी साल तथा चीड़ की बनाया जाता है लकड़ी का पुल। और आरएलसी सीमेंट वगैरह का बनाया जाता है। स्टील खंभा स्टील के तथा स्टील बुर्ज जो है इस्पात का बनाया जाता है। स्टील का स्टील बुर्ज। देखिए क्रॉस आर्म होता है। तारों और इंसुलेटर होता है। तारों और इंसुलेटरों को साधने के लिए क्रॉस आर्म का प्रयोग किया जाता है। तारों और इंसुलेटरों को साधने के लिए क्रॉस आर्म का प्रयोग किया जाता है। पोलों के ऊपरी सिरों के
आस पर लगाए जाते हैं। क्रॉस आर्म पोलों के ऊपरी सिरे पर लगाए जाते हैं। इनकी लंबाई इतनी रखी जाती है कि इससे सिरों पर लगी हुई तार वायु के जोर से झूलकर स्पर्श न करे। देखिए इस तरह से होते हैं। ये क्रॉस आर्म है। ये क्या है? सब क्रॉस आर्म है। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये देखिए इन्हें कसने के लिए आई टाइप क्लैप लगाए जाते हैं। ये लोहे के बने होते हैं तथा दोनों भागों को नट बोल्ट से कसा जाता है। चालक प्रेषित 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 सिरे से ग्राही सिरे तक विद्युत शक्ति जिन तारों के द्वारा स्थापित की जाती है उन्हें चालक कहते हैं। इन्हें निम्न गुण होते हैं। चालक उच्च विद्युत चालकता होनी चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोधक निम्न 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 विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च तनन समर्थ होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च तनन समर्थ होना चाहिए। देखिए चालक प्रेषित सिरे से ग्राही सिरे तक विद्युत शक्ति जिन तारों के द्वारा स्थापित की जाती है उन्हें चालक कहते हैं। इसे निम्न गुणवत्ता तो उच्च चालक होने चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च तनन समर्थ होना चाहिए। पदार्थ का घनत्व तो निम्न तथा भंगुरता नहीं होनी चाहिए। ये वजन में हल्का तथा संरक्षण मुक्त होना चाहिए। देखिए होने चाहिए लकड़ी कठोर कर्षित ताम्र चालक लकड़ीदार कठोर कर्षित ताम्र चालक एल्युमिनियम चालक होता है। स्टील प्रबलित एल्युमिनियम चालक ACSR होता है। खोखले चालक होता है। सामान्यतः खोखले चालक का प्रतिघात तथा कोरोना प्रभाव लकड़ीदार चालक से कम होना चाहिए। सामान्यतः वितरण तथा पॉलिएस्टर में एल्युमिनियम या ACSR चालक का ही उपयोग किया जाता है। ACSR चालक इसका पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन फॉस्फेट है। इसकी मुख्य कोर स्टील की बनी होती है तथा इसके चारों ओर एल्यूमिनियम की परतें होती हैं। इसकी मुख्य कोर स्टील की बनी होती है तथा उसके चारों ओर एल्यूमिनियम की परतें होती हैं। ये देखिए स्टील का प्रयोग करके तनन सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है। किसी भी परत की उपस्थिति एल्युमिनियम चालक की संख्या N6N होता है। किसी भी ACSR चालक में उपस्थित कुल चालकों की संख्या 3n² - 3n+1 स्टील चालक होते हैं। किसी भी ACSR चालक में उपस्थित कुल चालकों की संख्या 3n² - 3n+1 स्टील चालक होता है। ACSR का व्यास 2n-1 dn परतों की संख्या होती है। ये देखिए ध्यान दें चालकों के आकार का केल्विन के नियम के अनुसार होता है। ध्यान दें चालकों के आकार का चयन केल्विन के नियम के अनुसार होता है। संचरण लाइन में प्रयोग होने वाली चालकों का आकार उन लाइनों में के वोल्टेज के वर्ग पर निर्भर करता है। देखिए विद्युत रोधक होता है। पोल के क्रॉस आर्म पर विद्युत रोधक लगाया जाता है। चारों भूमि या पोल से स्पर्श नहीं करने चाहिए। तारों को विद्युत रोधक बांधा जाता है। पॉलिएस्टर लाइनों के विरोधक सामान्यतः पोर्सिलीन के बने होते हैं। पॉलिएस्टर लाइन के विरोधक सामान्यतः पोर्सिलीन के बने होते हैं। इन पर पॉलिश कर और मजबूत बनाया जा सकता है। यह मुख्यतः चालक व लाइन आधार के मध्य दूरी बनाए रखते हैं। एक आदर्श विद्युत रोधक में निम्न गुण होने आवश्यक है। इनकी यांत्रिक तथा वैद्युत सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। इसकी यांत्रिक तथा वैद्युत सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए होता है। यह ताप तथा वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। यह सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होनी चाहिए। यह अच्छे विद्युत रोधक में भंगुरता की प्रकृति नहीं होनी चाहिए।
देखिए, सामान्यतः विद्युत रोधक कांच, स्टील, लाइट और पोर्सिलीन पदार्थ से बने होते हैं, लेकिन पारस्परिक संविद्युतीय कार्य में पोर्सिलीन विद्युत रोधक ही सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्य के अनुसार इन्हें मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है: पिन प्रकार, लटकन या डिस्क, सस्पेंशन प्रकार, विकृति प्रकार, साइकिल प्रकार, स्टेज या अंडर प्रकार। पिन विद्युत रोधक। पिन विद्युत इसका उपयोग 33 किलो वोल्ट इसका उपयोग पिन विद्युत रोधक का उपयोग 33 किलो वोल्ट की लाइन में होता है। यह 2 या 3 पोर्सिलीन के टुकड़े से बने होते हैं तथा चालकों में विद्युत के ऊपरी खांचे में रखा जाता है। स्टील की पिन से कसे जाते हैं तथा इनका उपयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है। तार और स्टील पिन के मध्य स्पार्किंग न होने के लिए विद्युत रोधक का निचला भाग लटकाया जाता है और सैड कहते हैं। इसकी सुरक्षा गुणांक का मान 10 होता है। इसका सुरक्षा गुणांक का मान 10 होता है। सुरक्षा गुणांक बराबर पंचर सामर्थ्य बटे में फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है। सुरक्षा गुणांक बराबर पंचर सामर्थ्य बटे में फ्लैश ओवर होता है। डिस्कों की संख्या अनुसार इसका आकार बड़ा तथा भारी हो सकता है। डिस्क या स्पेंसर विद्युत रोधक। डिस्क या स्पेंसर विद्युत रोधक डिस्क के मिश्रित से निर्मित होता है। डिस्क के मिश्रित से निर्मित होने तथा इस प्रकार के विद्युत रोधक को 33 किलोवोल्ट से 775 किलोवोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डिस्क की संख्या वोल्टता स्तर पर निर्भर करती है तथा प्रत्येक डिस्क 11 किलोवोल्ट फेज वोल्टता के लिए डिजाइन की जाती है। प्रत्येक डिस्क फेज वोल्टता पर निर्भर करती है। ये देखिए, स्टेट साइकिल विद्युत होता है। साइकिल विद्युत ये इंसुलेटर फैक्ट्री कारखानों के समीप में लिए जाते हैं। ये ओवरहेड लाइन में प्रारंभ और अंत में मूल तारों को बांधने के लिए प्रयोग लिया जाता है। इसका मध्य वोल्टता है जो प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः 33 या इससे कम वोल्टता की लाइनों में किया जाता है। ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में प्रयोग लिया जाता है। एंग या स्टेट तार विद्युत रोधक। एंग या स्टेट तार विद्युत रोधक होता है। यह इंसुलेटर स्टेट वायर पर लगाए जाते हैं। इसके तार लीक होकर स्टेट वायर में नहीं जा पाती है। यह 3 मीटर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। ये 2 छेद दूसरे के विपरीत में होते हैं। इस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि स्टेट वायर से धारा पृथ्वी में प्रवाहित न हो। देखिए, स्टे रोड और स्टे वायर होता है। देखिए, स्टे रोड और स्टे वायर जो पोल के दोनों ओर लाइन लगी हो तो पोल पर तारों का खिंचाव प्राय समान होता है, परंतु लाइन समाप्त हो अथवा मोड़ आए तो तारों का खिंचाव एक दिशा में अधिक होता है जिससे पोल झुक सकता है। इसे रोकने के लिए स्टेट तार व स्टेट रॉड लगाते हैं। यानी कि एक विद्युत रोधक स्टेट तार होता है। ये देखिए, गार्डिंग होता है। ओवरहेड लाइन में सुरक्षा के लिए इस सड़क, नहर, नाले आदि के ऊपर ओवरहेड लाइन पर गार्डिंग की जाती है। गार्डिंग टेलीफोन तार और निम्न व मध्य वोल्टेज की लाइन की सुरक्षा के लिए की जाती है जिससे ओवरहेड लाइन तार का टूट कर कहीं हानि तक पहुंच जाए। गार्डिंग प्रयोग करने के लिए गार्डिंग प्रयोग करने पर ओवरहेड लाइन का कोई तार टूट जाता है तो गार्ड पर गिरता है वह अर्थ हो जाता है तो प्रणाली अच्छा होती है। गार्डिंग विधियाँ: क्रेजिल गार्डिंग, बर्ड गार्डिंग, ट्रॉली गार्डिंग होता है। गार्डिंग विधियाँ: क्रेजिल गार्डिंग, बर्ड गार्डिंग, ट्रॉली गार्डिंग होता है। केज गार्डिंग, वीड गार्डिंग होता है। झोल: 2 खंभों के बीच से ऊपरी लाइनों में न्यूनतम बिंदु तथा जिस बिंदु पर चालक बंधे हो बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी के अंतर को झोल कहते हैं। 2 विद्युत खंभों के बीच विद्युत चालकों अपने भार के काटकर केटेनरी का रूप ले ले। जब दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के हों तो न्यूनतम बिंदु चालक के मध्य
पर प्राप्त होते हैं। देखिए सिरोपरी लाइन में झोल के प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। लाइन में झोल के कारक समानुपाती होते हैं। लाइन में झोल तार के भार के समानुपाती, अर्थात तार का भार बढ़ने पर झोल भी बढ़ता है। इस कारण सिरोपरी लाइन में AI एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम तांबे की तुलना में हल्का होता है। झोल खंभे के बीच की दूरी वर्ग के समानुपाती होती है। ताप चालकता चालक की तनन समाप्त पर निर्भर करने के लिए, अर्थात ताप के उदाहरण देखिए भारत में उच्च वोल्टता पारायण अधिकतम सिरोपरी प्रणाली द्वारा होती है। शक्ति को उच्च वोल्टता पर संचरण लाइन में संचालित किया जाता है, क्योंकि इससे चालक का आकार घट जाती है तथा हानि कम होने से दक्षता वृद्धि हो जाती है। छोटी पारायण लाइनों में धारिता प्रभाव नगण्य माना जाता है, क्योंकि लीकेज धारा का मान बहुत कम होता है। सब स्टेशन को वितरण और परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। सर्विस मेंस वितरण टर्मिनल को जोड़ता है। सर्विस मेंस वितरण और उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ता है। गाय तार पोल को सहायता देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पैन गाय तार लाइन कंडक्टर के तनाव को हटाने के लिए एक पोल के शीर्ष पर स्थापित गाय तार है। पोल की सुरक्षा के लिए गैर वायर के निचले भाग को पोल से विद्युत रोधी करने के लिए एक या पिन इंसुलेशन प्रयोग करते हैं। इमारत और ओवरहेड लाइन में मीडिएट वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम 1.219 मीटर होता है। इस्पाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड की मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस न्यूनतम 2.49 मीटर होना चाहिए। किसी यंत्र पावर न्यूनतम दूरी 10 मीटर होना चाहिए। किसी यंत्र एक पावर लाइन से न्यूनतम दूरी 10 फीट रखा जाना चाहिए। गलियों की निम्न मध्य वोल्टेज लाइनों के भूतल से ऊंचाई 19 फीट होना चाहिए। गलियों के निम्न और मध्य वोल्टेज लाइनों की भूतल से 19 मीटर होनी चाहिए। 19 फीट। आइए दोस्तों देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किस विद्युत द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है? अंडरग्राउंड सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम। दोनों से उस केबल का नाम बताइए जो वितरण को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। क्या होता है? सर्विसमैन होता है। सर्विसमैन जो है वितरण को उपभोक्ता से जोड़ता है, उसे सर्विसमैन बोलते हैं। विद्युत शक्ति संचरण और वितरण के लिए किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी विद्युत वितरण और संचरण के लिए तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात का प्रयोग किया जा सकता है। इस्पात मतलब स्टील होता है। देखिए ठंडे के साथ सामान्य स्पैन होता है 80 से 150। ठंडे के साथ सामान्य स्पैन होता है 80 से 150 मीटर होता है। स्टील बुर्ज की सामान्यतः ऊंचाई 20 मीटर से अधिक होती है। स्टील बुर्ज की सामान्यतः ऊंचाई 20 मीटर से अधिक होती है। स्टील बुर्ज में समांतर स्पैन 200 से 400 मीटर होता है। स्टील बुर्ज में सामान्यतः स्पैन 200 से 400 मीटर होता है। सिरोपरी लाइन किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की। सिरोपरी लाइन एल्युमिनियम की बनी होती है। उच्च वोल्टता पर संचरण के लाभ धारा का परिमाण कम होता है। यह वोल्टता पात को कम करता, शक्ति हानि कम होती है। तीनों होता है। धारा उच्च वोल्टता पर संचरण के लाभ धारा का परिमाण कम होता है। यह वोल्टता पात को कम करता है, शक्ति हानि कम होती है। संचरण प्रणाली में तांबे का समानुपाती 1/E² होता है। संचरण में तांबे का भार समानुपाती 1/E² होता है। 3 फेज शक्ति प्रणाली का आंतरिक वोल्टेज लाइन के वोल्टेज होता है। लाइन से लाइन वोल्टेज होता है। 3 फेज शक्ति प्रणाली का आंतरिक होता है। 3 फेज शक्ति प्रणाली का अंकित वोल्टता लाइन से लाइन वोल्टेज होता है। 3 फेज 4 तार प्रणाली के सामान्यतः प्रयोग द्वितीयक वितरण में करते हैं। 3 फेज 4 तार प्रणाली का सामान्यतः प्रयोग द्वितीयक वितरण में करते हैं। सिरोपरी प्रणाली लगभग
365 किलोवोल्ट होता है। सिरोपरी प्रणाली लगभग 365 किलोवोल्ट होता है। सिरोपरी प्रणाली लगभग 365 किलो के लिए संचालित किया जाता है। यदि लाइन वोल्टेज n गुना बढ़ा दें तो चालक का आकार 1/n² कम हो जाएगा। यदि लाइन का वोल्टेज n गुना बढ़ा दे तो चालक का आकार 1/n² गुना कम हो जाएगा। एसी सप्लाई का बेसिक अंग संचरण, उपभोक्ता, वितरण तीनों है। एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग उत्पादन, वितरण, संचरण तीनों होता है। देखिए, वितरण प्रणाली पर सामान्यतः भार असंतुलित होता है। वितरण प्रणाली पर सामान्यतः भार असंतुलित होता है। सिरोपरी लाइन के चालक के आकार का चयन किस नियम के अनुसार करते हैं? केल्विन नियम के अनुसार। सिरोपरी लाइन के चालक के आकार का चयन केल्विन नियम के अनुसार करते हैं। सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त विद्युत रोधक सामान्यतः बने होते हैं पोर्सिलीन के। विद्युत रोधक जो है सिरोपरी लाइन में पोर्सिलीन के बने होते हैं। ACSR का तार कार्य है अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ACSR तार जो है कि अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ACSR का पूरा नाम एल्यूमिनियम क्रूड स्टील प्रबलित होता है। एल्यूमिनियम क्रूड स्टील प्रबलित होता है। 132 किलोवोल्ट संचरण लाइन में किस प्रकार के विद्युत रोधक प्रयोग करते हैं? डिस्क टाइप का। 132 किलोवोल्ट में 132 किलोवोल्ट संचरण लाइन में किस प्रकार के विद्युत रोधक प्रयोग करते हैं? डिस्क टाइप। निम्न में से कौन सा मान संचरण वोल्टेज नहीं है? 222 किलोवोल्ट संचरण वोल्टेज नहीं है। 222 किलोवोल्ट यह नहीं है। 132 है संचरण वोल्टेज। 132, 400, 775 है। देखिए, एकल फेज एसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में 3 फेज एसी आपूर्ति तंत्र का प्राथमिक देने का कारण है उच्च दक्षता होता है। एकल फेज एसी तंत्र की तुलना में 3 फेज एसी आपूर्ति को प्राथमिकता देने का कारण उच्च दक्षता होता है। रेजिडेंशियल उपभोक्ता हेतु एकल फेज आपूर्ति का वोल्टेज स्तर 230 वोल्ट होता है। उत्पादक बिंदु से प्राप्त होने वाले उच्च वोल्टेज संचरण लाइन प्राथमिक संचरण होता है। मध्य संचरण लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर होती है। मध्य संचरण लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर होती है। देखिए, संचरण दक्षता में वृद्धि कब होती है? जब वोल्टेज पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। जब वोल्टेज व पावर फैक्टर में वृद्धि होती है तो संचरण दक्षता में वृद्धि होती है। भारत में उत्पादक वोल्टता क्या होता है? 11 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट के बीच होता है। भारत में उत्पादक वोल्टता 11 किलोवोल्ट 33 किलोवोल्ट के 11 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट के बीच होता है। यदि संचरण लाइन 310 किलोमीटर यदि संचरण लाइन 310 किलोमीटर की है तो लाइन मानी जाएगी दीर्घ लाइन मानी जाएगी। यदि लाइन 310 किलोमीटर की है तो लाइन मानी जाएगी दीर्घ लाइन मानी जाएगी। 33 किलोवोल्ट शक्ति वाली 30 किलोमीटर की संचरण लाइन कहलाती है छोटी संचरण लाइन। 33 किलोवोल्ट शक्ति वाली 30 किलोमीटर की संचरण लाइन कहलाती है छोटी संचरण लाइन। डीसी की तुलना में एसी संचरण निकाय के लाभ असमान रूपांतरण। डीसी की तुलना में एसी संचरण निकाय के लाभ असमान रूपांतरण। देखिए, मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर अगले इन वोल्टेज लाइन फीडिंग क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीयक संचरण होती है। मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर अगले निम्न वोल्टेज लाइन फीडिंग क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीयक संचरण कहलाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।